Hello, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the chapter number first of polity, which is power sharing. ठीक है, पावर शेयरिंग में हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या देखा है। स्टार्टिंग से देखा बेल्जियम का केस, श्रीलंका का केस, खलील का डायलेमा क्या हो गया भाई, वहाँ पे रिलीजियस किस तरीके से रिलीजियस डाइवर्सिटी है। रिलीजियस डाइवर्सिटी में खलील क्या चाह रहा था कि जो भी अथॉरिटी का सिलेक्शन हो वो रिलीजन के बेसिस पे ना हो। जिस तरीके से देखा था कि क्रिश्चियन को क्या बना दिए, प्रेसिडेंट बना दिए, जो सुन्नी मुस्लिम थे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो क्या बना दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से जो स्पीकर था उसको सिया मुस्लिम को बना दिया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अथॉरिटी के बेसिस पे, जो रिलीजियस बेसिस पे अथॉरिटी को चूज किया जाता था कि नहीं प्रेसिडेंट इस कम्युनिटी से बनेगा, इस कम्युनिटी से बनेगा। इससे खलील को क्या था, दिक्कत था इससे। ठीक है, खलील क्या चाहता था कि अरे भाई क्यों रिलीजन को पॉलिटिक्स में जोड़ के रखना है। तो क्या हम लोग प्रूडेंशियल रीजनिंग से अगर हम बेल्जियम का केस देखें, श्रीलंका का केस देखें, इसमें पूरे के पूरे केस में क्या समझ में आया, सोच समझ के लिया गया फैसला। मतलब वो वहाँ की जो सरकार पीसफुल रह रही है, उसका आउटकम क्या आया, उसका आउटकम पीस आया ना, सिविल वार नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो जो रिलीजियस बेसिस पे जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट थे, सिलेक्शन ऑफ अथॉरिटी था, वो सही था। मतलब खलील यहाँ पे गलत था। तो ये आप लोग से डायरेक्टली मतलब आप लोग के लिए बताया गया है कि ठीक है आप लोग क्या सोचते हैं, रिलीजन क्या है, वो क्या है। तो अभी आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि नहीं भाई कभी कभी रिलीजियस अथॉरिटी से भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। जैसे अब इंडिया में देखिएगा, इंडिया में भी होता है, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन पे आरोप लगाया जाता है कि अरे आप में कितने मुस्लिम हैं, आप में कितने बौद्ध एमपी हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। सिंपल सिंपल ऐसे चलते रहता है चीज़। ठीक है, तो अभी वो आपके समझ के, आपके स्कोप के बाहर है। अभी आपको जो समझ में आ रहा है, जो समझाया जा रहा है वो समझिए, और डेफिनेटली ये गारंटी है इसका कि इससे ज़्यादा, इससे बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं आने वाला है। इससे ज़्यादा और इससे बाहर एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ हम लोग को, अभी हम लोगों ने देखा कि ठीक है पावर शेयरिंग हुआ, तो क्या किस बेसिस पे हुआ। एक होता है फेडरलिज्म, क्या होता है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जब स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन हो। ठीक है, जब स्टेट और सेंटर के बीच में क्या हो, पावर का डिवीजन हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। जिस भी देश में है, जैसे कनाडा में है, कनाडा में है आपको, यूएसए में आपको ट्रू फेडरलिज्म देखने के लिए मिलेगा। सॉरी अभी थोड़ा आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी है आपको। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में अगर आप हम देखेंगे इस चीज़ में, तो फेडरलिज्म आ गया, आपका फेडरलिज्म समझ में आ गया, एक फेडरलिज्म हो गया। तो यही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, क्या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है। इसमें क्या है, जो जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंटर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है उसको क्या बोलते हैं, जनरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, इसका एक एमसीक्यू में लिखना है तो पहला पंचायत राजस्थान के नागौर में बना था। कहाँ बना था पहला पंचायत, राजस्थान के नागौर, नागौर में बना था, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको बताया था, एक चीज़ कल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, ठीक है इंडिया जैसा नहीं लग रहा है ये, इसको मिटा दें, नया बनाए, चलो ठीक है। ठीक है, अब इंडिया इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये हमारा राम सेतु और ये हमारा श्रीलंका। ठीक, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, बस ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अगर हम इस चीज़ को देखें कि पहले क्या था, पहले जब मुगल राज था या हमारे हिस्ट्री में क्या था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बंगाल हो गया
ये आपका हो गया लखनऊ हो गया। ये सब प्रिंसिपैलिटीज में मतलब यहाँ के किंग कोई और थे। यहाँ पे सिंधिया था आपका मध्य प्रदेश में, गायकवाड़ था, ठीक है। इधर जाइएगा तो आपका डेक्कनी सल्तनत वगैरह वगैरह था, इधर हैदराबाद था, ठीक है। तो अलग अलग इधर आपको सिख वगैरह का मिलेगा, इधर मराठा का रूल मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज में टूटा हुआ था, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। कौन कराया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? ये एग्रीमेंट था, ठीक है। एग्रीमेंट था प्रिंसिपैलिटी, किसका? प्रिंसिपैलिटी और गवर्नमेंट के बीच में। उस समय गवर्नमेंट किसका था? पंडित नेहरू का था गवर्नमेंट। और उसके होम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम के? होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है थे। ये पटेल साहब क्या किए, इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये क्या किए थे? ये गए, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ भाई, आज़ाद हो गया देश 1947 में। गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? इसके पास गए, बोले कि देखो भाई, तुम अब इंडिया को यूनिफिकेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया करना है। मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी में तोड़ के एक पूरा का पूरा संपूर्ण इंडिया बनाना था, ठीक है। मतलब होल इंडिया बनाना था आपको। तो इसके पास गए, देखो भाई आराम से साइन कर दो, नहीं तो तुमको तो पता ही है गवर्नमेंट है, अब सरकार के पास कितना ताकत रहता है ये तो पता ही है सबको। तो या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्यार से साइन कर लो, या तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। डिफेंस वाला कार्रवाई करेंगे, आप पे अटैक करेंगे, आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कहीं कहीं रेफरेंडम हुआ, कहीं कहीं वोटिंग हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट करके वो आपके स्कोप से बाहर है अभी। इसको क्या किया? इंटीग्रेट करा के एक होल इंडिया बना दिया। और ये वाला हम ऐसे क्यों दिखाए हैं? अगर देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, सॉरी अभी थोड़ा लीक से बाहर जा रहे हैं हम। अभी कभी भी इंडिया का डायग्राम बनाना है ना, तो जहाँ पे डेल्टा हो, जैसे कृष्णा कावेरी डेल्टा यहीं पे है, तो डेल्टा को ऐसे दिखा देना चाहिए। सामने वाला जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो समझ जाएगा, जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा कावेरी डेल्टा है, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। इधर आप गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को भी वैसे दिखा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या हुआ, इंडिया का पूरा इंटीग्रेशन करवाया था। किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो पूरा का पूरा, अब ये समझिएगा कि मतलब एक गवर्नमेंट बना है, सेंटर गवर्नमेंट। अगर ये इसके पास जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे कि आप मेरे पास आ रहे हैं तो वो बोलेगा कि देखिए भाई, आप तो आपके पास जा रहे हैं तो आपके पावर में नहीं रहेंगे, मेरा भी कुछ पावर होना चाहिए। तो यहीं से पावर डिवीजन का एक क्या हुआ, इंडिया में पावर डिवीजन का क्या हुआ, एक चलन स्टार्ट हुआ, ठीक। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है इसी को देख के बनाया गया है। इसलिए बोला गया है भाई, जो जो प्रिंसिपैलिटीज आए थे स्टेट में कन्वर्ट हुए थे, उन लोगों ने क्या बोला कि ठीक है देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, एक है हमारा सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक है स्टेट लिस्ट, इसमें भी क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक। तो इस सब्जेक्ट पे हमेशा स्टेट के पास पावर होगा, और जो सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में लिखा गया इसके इसका पावर किसके पास होगा? इसका पावर सेंटर के पास होगा। एक होता है कंकरेंट लिस्ट, क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। कौन कौन? सेंटर और एंड स्टेट, दोनों क्या करेंगे, इस चीज़ पे लॉ बना सकते हैं, ठीक। तो अब स्टेट गवर्नमेंट का किस चीज़ पे लॉ बना सकता है? इसका पावर क्या है? स्टेट में। बाकी जो देखिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पूरे देश से क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स कलेक्ट करके कुछ पैसा आता होगा, बिहार के लोग भी पैसा पे करते हैं, पूरे देश के लोग भी पैसा पे करते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग करते हैं, कर्नाटका भी करते हैं, मेघालय के भी करते हैं। ये पूरा का पूरा सेंटर के पास जाता है, कुछ कुछ स्टेट के पास आता है। तो फिर उस टैक्स का भी फर्दर डिवीजन होता है, उस टैक्स का भी फर्दर डिवीजन होता है कि कितना स्टेट के पास जाएगा, कितना सेंटर के पास रहेगा। इसलिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ठीक है। तो वो अभी आपके स्कोप के बाहर है, ये समझ लीजिए आप। फिर पंचायत लेवल का क्या हुआ, 1991 या 1992 के अराउंड बोला कि लोकल लेवल गवर्नमेंट कीजिए। लोकल लेवल गवर्नमेंट मतलब जो हमारे गांव में जो मुखिया वगैरह चुन के आते हैं, पंचायत वगैरह फॉर्म होता है, तो इस बेसिस पे क्या होता है हमारा कि जो हमारा मुखिया लोग हैं वो हमसे क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्लोज होने के बाद क्या होंगे, जो भी चीज़ करेंगे हमारे लिए, हम वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हमको मान लीजिए हमको कोई शिकायत करना है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मुखिया लोकल लेवल हो गया और कुछ काम नहीं करेगा, उसको तो बोल सकते हैं ना
इस बेसिस पे पंचायत लेवल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ कि जो अथॉरिटी है वो जनता के लिए, वो पीपुल के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पावर में टोटल का टोटल आपको इतना हम समझाने के लिए बोल दिए, लेकिन इतना ज़्यादा आपका बोर्ड में नहीं आने वाला है। बस सेंट्रल, स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत लेवल, 3 लेवल पे वर्टिकल डिवीजन होता है ड्यू टू द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, ड्यू टू द अथॉरिटी, मतलब जब अथॉरिटी जब ट्रेनिंग करने लगता है, ट्रेनिंग मतलब डेस्पोटिज्म, मतलब मनमानी करने लगता है, इस मनमानी को ख़त्म करने के लिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को पीपुल के लिए, इस चीज़ के लिए डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे कारण बता दिए कि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो स्टेट और सेंटर के बीच में। हमारे यहाँ प्रिंसिपैलिटीज़ थी, तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं आप इस चीज़ को रिगार्डिंग लेके। एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होता है। एक मिनट आ रहे हैं, चलिए हल्ला मत कीजिए, वीडियो चल रहा है ना अभी, वीडियो। एक मिनट। जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिवीजन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी चेक करता है इस चीज़ को, क्या, कि वेदर दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, ये समझ में आ गया। और अगर इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे बढ़ेंगे, फेडरल गवर्नमेंट समझ में आ गया। इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट सच एज स्टेट और प्रोविंसेज। स्टेट को ही कहीं कहीं प्रोविंसेज लिखा गया रहता है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, और हम कोई गवर्नमेंट बोलेंगे, महागठबंधन, ये सब सुने हो। अगर मान लो हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करें, अगर हमको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, लोकसभा में 543 सीट है, 272 के ऊपर मेजोरिटी रहती है, मतलब 272 सीट से ज़्यादा जिस भी पार्टी का आएगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। अगर मान लो मेरा 200 सीट आ रहा है, लेकिन 70 आसपास के छोटे मोटे पार्टियों को जोड़ के हम अगर अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, तो कोलिशन गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर इन ए पार्लियामेंट्री असेंबली टू रन गवर्नमेंट एंड एग्री ऑन ए पॉलिसी और प्रोग्राम। मतलब एक पॉलिसी और एक प्रोग्राम पे वो क्या करेंगे, एग्री करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मान लो दूसरे पार्टी के आएंगे तो उनका भी बात माना जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प किया हुआ है, मदद किया हुआ है। ठीक है, ठीक। और एक इसका निगेटिव पॉइंट, वो अनस्टेबल रहता है, बार बार ये पार्टी छोड़ के उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये सब सुनते रहेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ आपका, कंप्लीट हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप डेफिनेटली बता सकते हैं, आपको मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द आदित्य क्लासेज। मिलते हैं नए क्लास में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।